ये पूरा आंदोलन हुआ, छात्रों की जीत हुई है। इस पूरे आंदोलन को आपने किस नज़र से देखा और क्या समझा सर? ऐसा हुआ कि जब मोदी जी के बारे में अमेरिकन लॉबी में जो हालात बने ईरान और अमेरिका के बीच में, और जो हालात बने और ऐसा लगा कि मोदी जी की विदेश नीति असफल नीति रही है। दूसरी साइड पर राम मंदिर का इशू उठ गया। किसी को ये एहसास नहीं था कि राम मंदिर बन गया। मुस्लिम भी नहीं, बाबरी मस्जिद के बारे में मुस्लिम भी चुप हो गए, तो उन्होंने कहा जो बन गया बन गया। परंतु जो राम मंदिर के हालात बने और जिस तरह वहां चोरी और सारी चीजें ऊपर कराई, उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया कि ये वांगचुक के कारण ही जो 370 आर्टिकल में अमेंडमेंट आई और कश्मीर वाली और लेह और लद्दाख को सेपरेट कर दिया, तो वो भी उसका कारण था। तो मुझे लगता था कि ये मिली भगत का नतीजा हुआ, पर चाइना ने बहुत सारा हिस्सा लेह लद्दाख में अपनी ताकत बना ली, तो उसका नुकसान भी हुआ, तो उसके भी आवाजें उठी। तो उन्होंने सोचा कि ये वांगचुक को ही आगे बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने वांगचुक को आगे बढ़ा दिया। वो भी केजरीवाल का एसोसिएट रहा जिसने वहां जो कॉकरोच की हवा बनाई। मुझे लगता है कि ये सारी मिली भगत आरएसएस ने ऐसे उन्होंने सोचा कि शायद हम कोई ऐसी हवा बना दें ताकि वो चीजें जो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं या आरएसएस के खिलाफ जा रही हैं, या राम मंदिर का मुद्दा जो खड़ा हो गया है और ये जो विदेश नीति और ये सारा उसके, तो ऐसे हवाज पैदा कर दो ताकि ये बात ही खत्म हो जाए कि इसके पीछे का सच कोई और नहीं था। और फिर आपने कभी देखा है कि वांगचुक को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाते ही दस्तखत भी हो गए, उस सत्याग्रह भी खत्म हो गया, अनशन भी खत्म हो गया। तब इसी आंदोलन में जब लाठीचार्ज हुआ, छात्र इतने आए, तो सब पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे। इन बच्चों के लिए गुरुद्वारों और मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख और मुस्लिम जो एलिनिएशन की तरफ चले गए थे, आज वो मेन सेंटर स्टेज पर आए। आज उनकी बात और उनकी चर्चा होने लगी है। जब मंदिरों के आप दरवाजे बंद करेंगे और गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाएंगे, तो गुरुद्वारे में उनकी सेवा भी होगी, उनका दर्द और पट्टी भी और हॉस्पिटलाइजेशन भी सारा कुछ होगा, और लंगर भी होगा, सारा कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम किया कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख और मुस्लिम जो एलिनिएशन की तरफ चले गए थे, आज वो मेन सेंटर स्टेज पर आए। आज उनकी बात और उनकी चर्चा होने लगी है। जब मंदिरों के आप दरवाजे बंद करेंगे और गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाएंगे, तो गुरुद्वारे में उनकी सेवा भी होगी, उनका दर्द और पट्टी भी और हॉस्पिटलाइजेशन भी सारा कुछ होगा, और लंगर भी होगा, सारा कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम किया कि सिख और मुस्लिम आगे बढ़ गए हैं, और सरकार को ये चिंता है कि अगर ये ताकतें जो है इस देश में, मैं तो बार बार कहता हूं कि सेकुलरिज्म को अगर कोई एस्टेब्लिश की है तो सिख और मुस्लिम कारण ये देश सेकुलर है, अदरवाइज सेकुलर का कोई अर्थ नहीं रहता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। तकरीबन 50 दिन चला सीजेपी का प्रोटेस्ट, जंतर मंतर पे युवा इकट्ठा हुए, उन्होंने एक बात कही, एक आंदोलन किया और उसके आगे इतनी मजबूत सरकार को झुकना पड़ा। जिस सरकार में कहा जाता था कि यहाँ पर मंत्री और नेता इस्तीफा नहीं देते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया। ये पूरा आंदोलन युवाओं का आंदोलन था। इस पूरे आंदोलन को हम समझेंगे सरदार दया सिंह की नजरों से कि उन्होंने इस आंदोलन को किस तरह से देखा, क्या समझा और वो क्या साझा करना चाह रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। ये पूरा आंदोलन हुआ, छात्रों की जीत हुई है। इस पूरे आंदोलन को आपने किस नजर से देखा और क्या समझा सर? अगर मेरा ये शुरू से मानना रहा है कि ये कोई ऐसा हुआ कि जब मोदी जी के बारे में अमेरिकन लॉबी में जो हालात बने ईरान और अमेरिका के बीच में, और जो हालात बने और ऐसा लगा कि मोदी जी की विदेश नीति असफल नीति रही है, नाकामयाब नीति रही है, बल्कि सबमिशन की नीति बन गई थी, और लोगों में आवाजें उठने लगी और मोदी के खिलाफ एक माहौल बन गया पूरे देश में। उसके साथ साथ चाइना जैसे आगे बढ़ गया, और नतीजा जो हमने देखा कि इतनी नाकामयाब जो विदेश नीति थी, उससे ऐसा लगा कि भारत को
किस हालात से गुजरना पड़ेगा ये हमारे सामने था। मोदी जी ने ईरान के बारे में एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की, तो उसका नतीजा ये निकला कि माहौल ऐसा बना। दूसरी साइड पर राम मंदिर का इशू उठ गया। किसी को ये एहसास नहीं था कि राम मंदिर बन गया, मुस्लिम भी नहीं, बाबरी मस्जिद के बारे में मुस्लिम भी चुप हो गए, तो उन्होंने कहा जो बन गया बन गया। परंतु जो राम मंदिर के हालात बने और जिस तरह वहां चोरी और सारी चीजें उभर कर आई, उससे एक नया विवाद खड़ा हो गया और मोदी जी का करा कराया, क्योंकि ट्रस्ट तो पीएमओ की तरफ से बना था, सारे ट्रस्टी वही थे, तो इसका मतलब है कि पीएमओ वहां भी आकर, मुझे लगा कि मोदी जी वहां भी उनको लगा कि ये तो मेरी राजनीति ना तो विदेश में सफल हुई और ना ही होम में मेरी घर पर ही, मतलब भारत में भी मेरी सफलता नहीं मिली। तो ऐसे हालात बनने लगे और ऐसा पूरा देश में ये आवाज चली गई कि जैसा हुआ संघ ने खड़ा किया था, राम मंदिर बना लिया हमने, ये कर लिया, हमारे 12 साल की उपलब्धियां और सारी बातें उभर कर आई, उन्होंने शोर मचाना। पर उससे क्या लगा कि इससे तो उनको सफलता नहीं, क्योंकि अपोजिशन जो विरोधी पक्ष था, प्रतिपक्ष था, वो ज्यादा आंदोलित खड़ा हो गया। तो उनको हो गया कि अब करें क्या। तो मुझे लगता है कि वांगचुक का जो फादर था वो भी मेंबर पार्लियामेंट पहले रहे हैं, तो उनके पुराने संबंध थे वो आरएसएस, और जो मैं सदा से मानता रहा हूं कि ये वांगचुक के कारण ही जो 370 आर्टिकल में अमेंडमेंट आई और कश्मीर वाली और लेह और लद्दाख को सेपरेट कर दिया, तो वो भी उसका कारण था। तो मुझे लगता था कि ये मिली भगत का नतीजा हुआ। पर चाइना ने बहुत सारा हिस्सा लेह लद्दाख में अपनी ताकत बना ली, तो उसका नुकसान भी हुआ, तो उसके भी आवाजें उठी। तो उन्होंने सोचा कि ये वांगचुक को ही आगे बढ़ा दिया जाए, तो उन्होंने वांगचुक को आगे बढ़ा दिया। दूसरी साइड पर जो अमेरिका में ये जो शब्द काकरोच या शब्द सीजीआई माननीय मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनकी तरफ से एक काकरोच शब्द आया, बाद में वो अमेंड करते रहे अपने आप को। वहां से काकरोच जो है, मैं समझता हूँ कि वो भी जो केजरीवाल पार्टी थी, जो वो भी केजरीवाल का एसोसिएट रहा, जिसने वहां जो काकरोच की हवा बनाई। मुझे लगता है कि ये सारी मिली भगत आरएसएस ने ऐसे मिलीभगत, क्योंकि आरएसएस केजरीवाल के बारे में सब जानते हैं कि वो आरएसएस का प्रोडक्ट ही है और आरएसएस की तरफ से आया। तो ये दोनों ताकतें मिलकर उन्होंने सोचा कि शायद हम कोई ऐसी हवा बना दें ताकि वो चीजें जो मोदी जी के खिलाफ जा रही हैं या आरएसएस के खिलाफ जा रही हैं, या राम मंदिर का मुद्दा जो खड़ा हो गया है और ये जो विदेश नीति और ये सारा उसके, तो ऐसे हवाज पैदा कर दो ताकि ये बात ही खत्म हो जाए और ये बात और लोगों का सारा ध्यान इस तरफ आ जाए। तो उन्होंने, इसलिए मैं समझता हूँ, अदरवाइज जंतर मंतर में वो वहां से कोई आए और आते ही हवाई जहाज से उतरने के बाद सीधा पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में पहुंच जाए और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना उसी समय कागज लेके तैयार बैठा हो कि जाओ जंतर मंतर में आप आंदोलन खड़ा कर दो, वांगचुक वो जो बाद में आए उसको भी सारे दे दो। और इतना लंबा तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे का सच, ऐसा मेरा मानना है कि इसके पीछे का सच कोई और नहीं था। और फिर आपने कभी देखा है कि वांगचुक को हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल में जाते ही दस्तखत भी हो गए, उस सत्याग्रह भी खत्म हो गया, अनशन भी खत्म हो गया। इधर से इन्होंने कहा 21 तारीख को ही प्रधान उन्होंने जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने तो 21 तारीख को ही रिजाइन दे दिया था, वो तो लोगों के बीच में है। तो मेरा ये कहना है कि ये जो बना बनाया खेल था वो शायद किसी कारण करके, तो मैं ये अप्रिशिएट करता हूँ राहुल गांधी को कि राहुल गांधी और अपोजिशन ने इस मौके का फायदा उठाया, उन्होंने आगे बढ़ गए। उन्होंने पीएमओ में, आपने एक और देखा होगा कि केजरीवाल तो काकरोच की उस मीटिंग में जा रहे हैं, उधर से पूरी अपोजिशन पीएमओ हाउस जा रही है। तो इसी से पता लग जाना चाहिए कि कौन कहाँ खड़ा था। और इसलिए मेरा तो शुरू से, जब 2024 के इलेक्शन में मैंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने समझौता करके गठबंधन करके गलती की और 32 सीट का नुकसान हुआ, मेरी वो बात सत्य निकली। मैं अब भी उसी बात पर सस्टेन करता हूं कि अगर राहुल गांधी और अपोजिशन बाहर ना आती तो ये जो सारा माहौल पूरे इंडिया में, अगर इंडिया का नौजवान तो दुखी है ही है, नीट का इश्यू तो है ही है, एग्जामिनेशन का इश्यू है, ये पहला नहीं है, लगातार एग्जामिनेशन। अगर सरकार इतनी भी
चिंतातुर थी, तो सीबीएसई के एग्जाम होते हैं, उसी के आधार पर अगर हम एग्जाम ठीक तरह नहीं ले पा रहे तो स्टेट वाइज एग्जाम करा के और वो दे दो। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, पर क्योंकि हवा बनाई गई, उस हवा का नतीजा ये निकला। उनको किसी को ये एहसास नहीं था कि पूरा देश आंदोलित हो जाएगा अगर अपोजिशन आगर ना बढ़ती और ये सब लोग आगे ना बढ़ते और राहुल गांधी भी इतना स्टांस ना लेता। उधर से जो खड़गे के बेटे हैं, होम मिनिस्टर हैं जो कर्नाटका में, जो आरएसएस के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये रजिस्टर्ड क्यों नहीं है और सारी बातें उठ गई, तो पूरे देश में एक माहौल बना। उस माहौल का नतीजा ये हुआ कि सरकार को प्रेशर में आना पड़ा। इसलिए नहीं कि वो वांगचुक के प्रेशर में थे, इसलिए नहीं थे, बल्कि इनको तो कहा गया कि आप वापस करो, तो उन्होंने वापस कर लिया। उन्होंने कोई देर लगाई नहीं, उन्होंने कोई शर्तें, अगर शर्त ये थी तो 21 नौजवान मारे गए, शहीद जिनको हम कह रहे हैं वो शहीद हो गए, तो उनके बारे में लड़ाई होनी चाहिए थी। जब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता तो हम कैसे लें? और ये जो पैलेट गन और ये सारी चीजें हैं, अगर इसके ऊपर कोई नहीं होता तो हम किस बात का समझौता करें? जब आप कोई ड्राफ्टिंग लेकर आए, कोई प्रस्ताव तो लेकर आएंगे, क्या प्रस्ताव? तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मेरा नहीं मानना, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई खास ऐसा था। वो तो केवल मुद्दे को भटकाने के लिए सारा काम किया गया। सरकार इसमें असफल रही, सरकार इसको इस ढंग से पेश नहीं कर सकी। आंदोलन तो खत्म हो गया, अब तो अपोजिशन पर है, राहुल गांधी पर है कि क्या वो आगे इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि माहौल ऐसा बना है, अभी भी माहौल ऐसा बना है कि शायद देश मिड टर्म पोल की तरफ चला जाए। ये मेरा तब इसी आंदोलन में जब लाठीचार्ज हुआ, छात्र इतने आए, तो सब पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि मंदिरों के कपाट बंद हो गए थे। इन बच्चों के लिए गुरुद्वारों और मस्जिदों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे। तो क्या इसको अब ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि माइनॉरिटी, जिसको जो आप साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम और सिखों को, वो हमेशा सरकार के खिलाफ हो रही है, मोदी सरकार के खिलाफ? इसकी क्या वजह है? इसको जरा सा समझाइए चीजों। ये तो हैदर जी, एक मैं आपको बात बताऊं, जिस दिन मैंने गुड़गांव में जब नमाज अदा नहीं करने दे रहे थे, मैं आज की बात है 2019 में, ये तो 2022 की बात कर रहा हूँ, तो किसान आंदोलन खड़ा था, 13 महीने किसान बैठे रहे। और जब मैंने कहा कि आओ नमाज जो है वो गुरुद्वारे के पास हम तैयार कर देते हैं, और एनडीटीवी ने उसको लोगों के सामने दिखाया, भी रवीश ने उसको एक दिन पहले सारा जगह का उन्होंने किया, तो उससे जो आवाज उठी और मेरे बहुत सारे लोग, पूरी सड़क और पूरा गुड़गांव में एक माहौल बना, तो विरोध का माहौल बना और तीनों कानून वापस ले लिए। तो मेरा ये कहना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि सिख और मुस्लिम जो एलिनिएशन की तरफ चले गए थे, आज वो मेन सेंटर स्टेज पर आए। आज उनकी बात और उनकी चर्चा होने लगी है। जब मंदिरों के आप दरवाजे बंद करेंगे और गुरुद्वारे के दरवाजे खुल जाएंगे, तो गुरुद्वारे में उनकी सेवा भी होगी, उनका दर्द और पट्टी भी और हॉस्पिटलाइजेशन भी सारा कुछ होगा, और लंगर भी होगा, सारा कुछ होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा काम किया और मैं समझता हूँ कि अप्रिशिएबल था। पर अफसोस मुझे तब हुआ कि अगले दिन ही जिस रास्ते से वो लोग गए थे, तो वहां खड्डे खोदने लग गए दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जिसके ऊपर शायद सरकार ने उनके ऊपर प्रेशर डाला हो, क्योंकि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो वो ऐसे ही हालात में, तो मेरा ख्याल है वो प्रेशर में उनको नहीं आना चाहिए था। मेरा आज भी ये कहना है कि सिख और मुस्लिम जो है आज भी एक ताकत है, और मैं आज भी उनको एक ताकत मानता हूँ। इसीलिए मोदी जी ने उस समय भी तीनों कानून वापस लिए, और ये कहते हुए कि मैं समझा नहीं सका। मैं समझता हूँ आज भी हालात अगर ये हुए हैं और ये वापसी हुआ है और उनके ऊपर प्रेशर बिल्ट हुआ है कि आप वापस ले लो, अपना अनशन भी वापस लो, और ये सारा क्यों अदरवाइज करने का, क्योंकि अकेला अपोजिशन का नहीं है। जो आपने बात कही है सत्य है कि सिख और मुस्लिम आगे बढ़ गए हैं, और सरकार को ये चिंता है कि अगर ये ताकतें जो है इस देश में, मैं तो बार बार कहता हूं कि सेकुलरिज्म को अगर कोई एस्टेब्लिश की है तो सिख और मुस्लिम कारण ये देश सेकुलर है, अदरवाइज सेकुलर का कोई अर्थ नहीं रहता। क्योंकि ये हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का जो सवाल खड़ा किया, वो हिंदू मेजोरिटेरियन, मैं तो आपके सामने सवाल उठाया कि हमें बता दो हिंदू मेजोरिटेरियन है भी कि नहीं है। हिंदू जब है, हिंदू को ही परिभाषित कर दो, ये झगड़ा ही खत्म करो
कि हिंदू जब 12% हिंदू है, ब्राह्मण बनिया राजपूत और ठाकुर ही हिंदू है, तो वो तो 12% है। चौधरी चरण सिंह भी मान रहे हैं, रामनो लोहिया 100 में पावे 60 की बात करते थे। इसका मतलब यह है कि शोषित वर्ग है, जिसके साथ चाहे इस्लाम खड़ा हो चाहे सिख खड़ा हो, वो शोषित वर्ग के सदा ही शोषित वर्ग के साथ खड़ा रहा। तो इसलिए ये ताकतें हैं। शायद डॉक्टर अम्बेडकर की वो जो मैं बार बार उठाता हूँ, मेरे साथ सहमति या सहमति होना हर एक का हक है, कि 22.5% को उन्होंने जो आरक्षण दिया वो तब तक है जब तक वो हिंदू हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कट्टर हिंदूवाद का जो ताकत थी। और एक लाइन में और आपको बता दूं, फिर अगला सवाल आप जो करना चाहें। आप 2014 का इलेक्शन देखें, 22.5% अगर SC ST वोट ना हो तो मोदी जी को 10% वोट ही मिले, 31% पर सरकार बनी। अगर 2019 का हिंदू हृदय सम्राट के नाम पर अगर आप आंकलन करें 2019 का, तो 37.6% वोट मिले। अगर 22.5% हटा दें तो 12% 15% वोट ही है। अगर आप दूसरी साइड पे लें, 2024 का इलेक्शन आप देख लें, 32 पॉइंट समथिंग वोट मिला, 240 पे सिमट गया। उसमें भी सफिशिएंट जो वोट है, जो सीट है, वो तो आरक्षित सीट है, जिसपे मेरे ख्याल 56 सीट है, अगर मैं गलत नहीं हूं। अगर 56 माइनस कर दो तो मोदी सरकार बन ही नहीं सकती। तो इसका मतलब मोदी जी की सरकार SC ST के कारण, जो डॉक्टर अम्बेडकर की मैं बात कहता हूं, मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर अम्बेडकर की भावना ये होगी, पर डॉक्टर अम्बेडकर की उस सोच ने इस RSS और इस जो हिंदू माइंड सेट को, हिंदू राष्ट्र की जो भावना को खड़ा किया। उसके पीछे का सच शायद डॉक्टर अम्बेडकर का अपनी भावना ना हो, मैं ये नहीं कहता कि मैं उनके ऊपर कोई आरोप लगा रहा हूं, पर मुझे लगता है कि उनके उस कृतित्व ने इस ऑर्गेनाइज कर दिया है, हिंदू संगठन को संगठित किया, तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया। ये मैंने आपके सामने 3 इलेक्शन के बारे में आपके सामने मैंने प्रत्यक्ष रख दिया इस बात। तब हम ये भी जानना चाहेंगे, जब हम लोग इस प्रोटेस्ट को देख रहे थे, कवर कर रहे थे, तो हमें शहीद आजम भगत सिंह की तस्वीरें लिए बच्चे खड़े हुए थे और अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे। आपने शहीद भगत आजम साहब के साथ बहुत काम आपने उनके लिए किया हुआ है, तो आप कुछ समझा पाएंगे कि वो आज भी जेंजी का भी प्रतीक बने हुए हैं? हाँ, ये हैदर जी आपका बहुत मौजूद सवाल है। आप कभी पंजाब में अभी आप जाकर आए हैं, आपने देखा है पंजाब में आम आदमी पार्टी ने महाराजा रणजीत सिंह की फोटो दफ्तरों से हटाकर डॉक्टर अंबेडकर और भगत सिंह की फोटो लगाई। इसका मतलब आम आदमी पार्टी ने दूसरा काम किया, जो विधानसभा में जब केजरीवाल चीफ मिनिस्टर बने तो विधानसभा में भगत सिंह का ही स्कल्पचर जो है वो लगाया उन्होंने। इसका मतलब है कि इसके पीछे का सच क्या है। इसी से पता लग जाता है कि इसके पीछे का सच RSS का केजरीवाल कंपनी है या RSS कंपनी है। और फिर मैंने जब ये सवाल उठाया कि आपको भगत सिंह वो सिख आइकॉन है, उसकी सिख की आपको पहचान अच्छी नहीं लगी, आपने टॉप वाला जो सैंडर्स के कारण उसने अपने वेश को थोड़े देर के लिए बदला, नहीं तो उसकी तो डेथ भी एज ए सिख ही हुई, उसको जो फांसी हुई वो भी एज ए सिख हुई। तो मेरा ये कहना था कि आप सिख की पहचान खत्म करके, आधार खत्म करके, और डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तो मैंने आपके सामने पहले ही स्पष्ट कर दिया। तो इनको डॉक्टर अम्बेडकर और भगत सिंह इसलिए लगता है कि भगत सिंह की सिख की पहचान नहीं रहनी चाहिए, और डॉक्टर अम्बेडकर को हिंदूवाद के प्रति उनका वो अक्ष पेश कर देना चाहिए। तो हिंदू संगठित अगर किया तो डॉक्टर अम्बेडकर ने किया, ये मेरा दावा है और मैं ऐसा मानता हूं। तो जो भगत सिंह को दिखा रहे थे और जो डॉक्टर अम्बेडकर को दिखा रहे थे इस सारे आंदोलन में, उसके पीछे का सच भी यही है। मेरा कोई आरोप नहीं है, मुझे ऐसा लगा और ऐसा ही मेरा विश्वास बना कि इसके पीछे केजरीवाल और RSS का संगठित ताकत आई है, जो इस आंदोलन को इन्होंने किया। हाँ, इनको ये एहसास नहीं था कि पूरे देश में ऐसे हालात बन जाएंगे तो RSS के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ या सरकार के खिलाफ ऐसे हालात, इनको किसी को एहसास नहीं था। उन्होंने कहा कि ये थोड़े दिन होगा, उसके बाद जब हमारा मन करेगा इनको उठा देंगे और बात खत्म करेंगे। तभी मैंने आपको कहा कि राहुल गांधी और अपोजिशन तो PMO हाउस पर वो दे रही है, धरना दे रही है, और ये जो केजरीवाल है वो जाके वांगचुक और इसके कॉकरोच के सामने जा रहा है। तो ये मिली भगत का कारण था, मेरा ये कहना।
तब बस एक आखिरी सवाल ये कि अभी जो ये युवाओं के अंदर जो चिंगारी और जो ये आग आपको दिखी है, तो ये कंटिन्यू होगी या इतनी मजबूत सरकार, इतनी प्रभावशाली सरकार, प्रधानमंत्री 2 बार रील रात को बना चुके हैं कि इन रील के प्रभाव में आकर फिर ये सब शांत हो जाएगा और फिर आगे वही होगा जो सरकार चाहेगी? हैदर, मैंने 3 दिन पहले एक चैनल पर ये बात कही थी। जिस दिन पैलेट गन और ये सारी चीजें हुई, हमें पता था कि पैलेट गन किसको मारी जाए। वो भी संभल कर रहे थे कि किसके ऊपर चलानी है, किसके ऊपर नहीं चला। तो इसका मतलब है, ये तो वही बता सकते हैं, तो पुलिस बता सकती है कि वो क्या किया क्या नहीं किया। मैं उसका कोई दावा नहीं पेश कर रहा, पर मैं ये समझता हूँ कि मैंने उस दिन कहा था कि कांग्रेस के लोकसभा के सभी मेंबर्स को जाके इस्तीफा दे देना चाहिए ओम बिरला जी के सामने, कि अगर इस हालात में इस देश चलना है तो हम अपनी लोकसभा की सदस्यता से वापस चलते हैं और हम आपको इस्तीफा देते हैं। अब इस देश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज हमारे सामने नहीं रही। पर क्योंकि इस बात के लिए सारे एग्री तो नहीं होते, ना ही लोकसभा, नहीं तो ये मौका था, राजनीति अगर करनी थी तो ये मौका उन्होंने अपना गवाया है। अगर वो उस समय कर देते तो हालात कुछ और बढ़ते। तो मैं ये समझता हूं कि फिर भी इस समय इस आंदोलन को अब ठंडा करना, इसको शांत करना अब किसी के बस की बात नहीं है। ना ही सरकार इसको ठंडा कर सकती है और अपोजिशन भी नहीं चाहेगी कि इसको ठंडा होने देगी, क्योंकि आज भी पार्लियामेंट खुली होगी तो क्या हालात पार्लियामेंट में होंगे। तो मैं समझता हूं कि अब हालात जो है, अब मॉनसून सेशन कितने देर चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, मेरा ये मानना है कि अब सरकार की वो जो पोजीशन, ना तो विदेश नीति सबल है और ना ही होम सी में उनकी स्थिति जो बहुत साफ है। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि जो आरएसएस सोच रही थी कि हम इतना लंबा समय और हम ऐसे कर रहे थे, अब तो मोदी जी को देखना पड़ेगा कि क्या सरकार इस हालात से चला सकेंगे कि नहीं चला सकेंगे। मैं कुछ कह नहीं सकता। सर बस एक चलते चलते ये सवाल, अभी चंडीगढ़ में आपने मुस्लिम बुद्धिजीवी नेताओं को बुलाया, सिखों को बुलाया, तो आप बराबर ये दोनों को साथ क्यों ला रहे हैं और इसका क्या असर कुछ आपको जमीन पर पड़ते दिख रहा है? नहीं हैदर, आपने देखा है जब हम गए, आपने खड़कल कला भी आप जाकर आए, आप महाराज रणजीत सिंह की उस जगह पर भी जहां उन्होंने समझौता हुआ, संधि हुई अंग्रेज हुकूमत और महाराज रणजीत सिंह की, और अफगानिस्तान सतलुज से लेकर अफगानिस्तान तक का राज सिख राज था, तो वो तो आपने देखा है। सिखों और मुस्लिम के बीच के कई कारण करके संबंध भी बहुत अच्छे रहे, जिन संबंधों को इतिहास ने तोड़ने की कोशिश की और संबंधों को बिगाड़ने की। मैंने तो बार बार कहा कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक और गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक हमारे मित्रवत संबंध रहे और एक ही समकालीन संबंध रहे। और मैंने बार बार कहा कि हरमंदिर साहब को ही ले लें तो हरमंदिर साहब के 4 दरवाजे होते हुए उसका नींव, उसकी फाउंडेशन जो है वो शाही पीर साईं मियां मीर रख रहे हैं। उसका वास्तुकला उसकी इस्लामिक है, उसके 4 दरवाजे होने के बाद भी उसका आने जाने का रास्ता पश्चिम की तरफ है। आप उन सारे, और मैंने आप वहां भी गए कि नयंग कोटला खान के वहां जहां गुरु गोविंद सिंह जी आके रुके, जब उनको वहां से आनंदपुर साहब से बाहर निकले और वहां भी आके रुके उनके पास, और जिस भावना से उन्होंने रखा उनको और उनकी सेवा की, बल्कि अपनी बेटी ये बताया कि हाँ मेरी बेटी और मेरे दामाद, गुरु गोविंद सिंह को उन्होंने दामाद बताकर उन्होंने कहा ताकि उनके ऊपर कोई हमला ना हो। तो उस बेटी ने बाद में सारी जिंदगी शादी नहीं कराई। तो मैं ये समझता हूँ, नबी खां और गनी खां की मैंने बात कही आपसे, तो जब औरंगजेब को ये पता चला कि इतनी ज्यादती मेरी सत्ता में हुई है, तो वो भी 10 दिन नहीं जी सके। औरंगाबाद का जो मैंने कई बार घटना, तो इसलिए जो आप बात कर रहे हैं ये हमारे और ये मेरी बात नहीं है, ये सरदार हुकम सिंह जो लोकसभा के स्पीकर रहे और संविधान सभा के भी मेंबर रहे, जो वॉकआउट किए कि माइनॉरिटी इसमें प्रोटेक्ट नहीं हो सकेंगे, उनका ये कथन था कि जब तक सिख और मुस्लिम यकमुश्त हैं इस देश के सेकुलर क्रेडेंशियल को कोई खतरा नहीं है। तो मेरा ये मानना है, और मैंने तो उस इतिहास को ठीक तरह करने की कोशिश की है। मेरा ये नहीं था कि शायद सिख और मुस्लिम नजदीक आएंगे, पर मुझे खुशी है कि आज अकेले सिख और मुस्लिम ही नहीं,
जाट गुज्जर अहीर, आपने देखा होगा जाट कहते हैं हम सिख हैं, तो मैं ये कहा कि जाट गुज्जर अहीर यादव और ये जो मराठा, ये सब यकमुश्त होने की तरफ बढ़े हैं, जो किसान आंदोलन ने किया और जो हम लोग कर सके हैं। और जैसे आपको ध्यान में होगा कि जब मुजफ्फरनगर में हुआ था तो मुसलमान और जाट के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, पर वही जब किसान आंदोलन के समय आप देखेंगे तो मुसलमान, वही मुजफ्फरनगर के मुसलमान वहां बिरयानी तैयार कर रहे थे, आपने सिंगोला में देखा होगा। तो मेरा ये मानना है कि ये हमने कोई, ये तो कुदरती, ये स्वाभाविक गठजोड़ है, इस गठजोड़ को अलग नहीं किया जाता, ये स्वाभाविक है। ये जो आरएसएस का स्वर्ण जाति का राज सत्ता है जिसको वो हिंदू कह रहा है, उसका इन पर कभी भी वर्चस्व नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये कहना है कि जो राममनोहर लोहिया ने कहा कि 100 में पावे 60, ये जो 60% ताकत है ये बड़ी ताकत है। इसलिए मैं समझता हूं कि मेरे करने से नहीं, ये कुदरती अपने नजदीक आने की तरफ बढ़ रहे हैं। केवल उनको तो कोई एक ताकत चाहिए कि जो उनको जोड़ सके। हमने तो केवल उनके सामने, और वो भी गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत को का कारण बन गया, तो हम नजदीक आए। और सलमान खुर्शीद जी और मोहम्मद अदीब जी और चीफ जस्टिस जो रिटायर हुए इकबाल अंसारी और सारे जमात इस्लामी हिंद जो उलेमा है, ये सब लोग इकट्ठे आए। उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी बात है, जब उनके नाम से ही, औरंगजेब के नाम से ही औरंगजेब को बदनाम किया जा रहा था कि सिख गुरुओं को शहीद के लिए जो उन्हीं को वो दोषी माना जा रहा था, तो उन्होंने तो केवल उनके सामने ये बातें कही। मुझे खुशी है कि कम से कम लोगों ने ये सोचना शुरू तो किया है। और जो मैंने हिंदू की परिभाषा के लिए कहा है कि हिंदू को परिभाषित कर दो, हम देख लेते हैं कि मेजोरिटी है या माइनॉरिटी में है। तो मेरा ये कहना। शुक्रिया साहब, आपने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद है कि दर्शक सुनेंगे। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में ला सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि सरदार दयाल सिंह उसका जवाब दे। इसी तरह स्वतंत्र के साथ बने रहिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको सत्य दिखाते हैं, वो बातें दिखाते हैं जो आपको कहीं और मालूम नहीं होगी, और अलग तरह से हम उस चीज को पेश करने की कोशिश करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, आगे भी आपसे हम तकलीफ आपको देते रहेंगे, जानकारी हासिल करते रहेंगे। मेरे लिए बहुत खुशी, जब हम इंटरेक्ट, बहुत कम चैनल हैं जो सच की बात को, मैं कई बार कहता हूं कि गुरु नानक ने जब आरंभ किया था, सच की वाणी नानक आख है, सच सुनाई सी सच की बेला। आज सच कहने की जरूरत है, और आप जैसे जो लोग हैं वो एक ताकत अपने आप में है, जो सच की बात को कहने के लिए दायरा बने हैं, हमारे लिए सोर्स बने हैं, हमारे लिए सूत्र बने हैं कि जो सच की बात को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।